नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा। आज हिस्ट्री जो मध्यकालीन हिस्ट्री अपन ने शुरू की थी उसका सेकंड पार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूं। और आज का पार्ट है मोहम्मद गौरी। कल अपन ने महमूद गजनवी के बारे में देखा था। महमूद गजनवी जो एक गजनी का शासक बना 998 ईस्वी में। इनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था और भाई का नाम इस्माइल था। महमूद गजनवी के बाद गजनी में ही एक राजा बना था मोहम्मद गौरी, और गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया था। बस अंतर ये है, यानी जब तुर्कों का आक्रमण की बात होती है तो दोनों नाम आते हैं। एक मोहम्मद गौरी, पहले आता है महमूद गजनवी और दूसरा आता है मोहम्मद गौरी। बस अंतर ये है कि महमूद गजनवी ने कभी भी भारत पर अधिकार नहीं किया, जबकि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार कर लिया। तो अब अपन मोहम्मद गौरी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और कई बार आया भी है, तो ध्यान रखना है आपको कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को। और आगे देखा जाए तो इसने कब राजा बना था, तो कहा जाता है ये 1173 ईस्वी की बात है। ये गजनी साम्राज्य का क्या बना, राजा। और सबसे पहले 1175 में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। गजनवी का बताएं कब किया था गजनवी ने, ध्यान करें। गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, याद है, राजा जयपाल पर। किस पे किया था, राजा जयपाल पर, ठीक है। इसने 1175 पर पहला आक्रमण किया था। फिर उसके बाद कहा जाता है दो पुनः 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात के सोलंकी वंशी शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। मतलब एक भीम प्रथम था जब गुजरात पर आक्रमण किया था किसने, गजनवी ने, और एक भीम द्वितीय था जब गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। किंतु कहा जाता है कि भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया, बुरी मार मारी। किसने, भीम द्वितीय ने। किसको, गौरी को। और ये गौरी की भारत में पहली बड़ी क्या मानी जाती है, हार। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन गौरी ने भी ये तय कर लिया था कि शासन तो हम करेंगे। कहा जाता है एक भयंकर युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अब पूछा जाए किसके किसके मध्य हुआ, तो एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ था पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हरा दिया। और ये इस युद्ध को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। और ये गौरी की भारत में लगातार दूसरी बड़ी हार, गौरी की भारत में लगातार दूसरी बड़ी हार मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध को हारने के बाद गौरी ने बड़ा अपमान महसूस किया, लेकिन ये वापस नहीं गया।
कहा जाता है इसने पुनः दोबारा आक्रमण किया था और इस युद्ध को कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। किसके किसके बीच हुआ? तो गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध को कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार गया, इसे बंदी बना लिया गया, इसे गजनी ले जाया गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गईं, यानी अंधा बना दिया गया और पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर इसे मार दिया गया। बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर इसे मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था कौन? चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। और इस पुस्तक में लिखा है कि गौरी ने चौहान को नहीं मारा बल्कि चौहान ने गौरी को मारा। किस पुस्तक में लिखा है? पृथ्वीराज रासो में लिखा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये इम्पोर्टेंट है, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है पृथ्वीराज रासो। दो शब्द हम पृथ्वीराज चौहान के बारे बताना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 1177 में गद्दी पर बैठे थे। इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था कर्फ्यू देवी। कर्फ्यू लग जाता है ना, तो इनकी माता का नाम था कर्फ्यू देवी। पृथ्वीराज चौहान की अलग अलग कहानी यहाँ बताई गई हैं। रासो में तो ये लिखा है कि उसे बंदी नहीं बनाया गया बल्कि गौरी को ने एक अंतिम चेतावनी पृथ्वीराज चौहान से एक अंतिम निर्णय पूछा था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि साहब मैं एक अंतिम बाण चलाना चाहता हूं। और कहा जाता है इसी अंतिम बाण में उन्होंने गौरी को मार दिया था। और ये कहानी भी है, शायद आपने सुना हो, 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। ये खुद कहा था चंद्रबरदाई ने, यानी चंद्रबरदाई ने खुद मरवाया था किसको? गौरी को। ये इतिहास में अलग अलग है, आप नेट पे भी जाके देखोगे तो आज तक पृथ्वीराज चौहान का के बारे में सही जानकारी उल्लेखित नहीं की गई है। लेकिन अधिकांश जो किताबें हैं वो यही कहती हैं कि जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक कहती है वो गलत है, बल्कि वास्तव में पृथ्वीराज चौहान ने ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था। गौरी ने इसे गजनी ले जाया गया था और गजनी में बुरी तरीके से तड़पा तड़पा कर इसे मारा गया था। क्योंकि गौरी तो नहीं मारा गया, क्योंकि नेक्स्ट युद्ध भी गौरी को फिर करना है। कहा जाता है गौरी ने फिर एक युद्ध किया था। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक और युद्ध है चंद्रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंद्रावर का युद्ध। कब की बात है? 1194। 1194 में फिर एक युद्ध होता है गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच। गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच इस युद्ध में भी गौरी ने जयचंद्र को हरा दिया। इस युद्ध को चंद्रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंद्रावर का युद्ध जीतने के, इन युद्धों को जीतने के बाद गौरी ने अपने गुलाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिशासक नियुक्त किया और यह 1194 से 1206 तक इस पद पर रहा। ध्यान रखेंगे, ये 1194 से 1206 तक इस पद पर रहा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी समय जब ये प्रतिशासक के रूप में ऐबक शासन कर रहा था, इसी समय ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक क्या बनवाई? मस्जिद। कहीं कहीं 2.5 दिन, कहीं कहीं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद लिखा है। फिर अंत कैसे हुआ गौरी का? तो ये कहा गया है कि 1206 में जब गजनी वापस जा रहा था तो एक स्थान है दमयक। कौन सा स्थान है ये? दमिश्क नहीं है, यहाँ पे दमयक नामक कौन सा स्थान है? दमयक।
कौन सा नाम है? दमयक। कहा जाता है दमयक नामक स्थान पर एक जनजाति रहती थी, कौन? खोखर। तो इस खोखर नामक जनजाति ने नमाज अदा करते समय अचानक मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया और 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? मृत्यु। इस प्रकार से 1206 में खोखर नामक जनजाति ने गौरी की क्या की थी? मृत्यु। जब गौरी की मृत्यु हो गई तब फिर इसका जो गुलाम था, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की क्या की गई? स्थापना की गई। और दिल्ली सल्तनत में कई राजवंशों ने क्या किया? शासन। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब गुलाम क्यों था? क्योंकि वास्तव में गुलाम वंश का संस्थापक ही था कुतुबुद्दीन ऐबक और वो खुद गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुलाम वंश। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ये है। अब इसके जो आगे के वंश हैं, यानी दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू होगा और कल से इन वंशों की क्या करेंगे? अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात, हमेशा अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखें, आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पर भरोसा रखें, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो खुद की काबिलियत पर विश्वास करें। ऐसा करने पर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं हम नहीं कर सकते, तो वास्तव में आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने मन में एक क्वेश्चन करें कि हम क्यों नहीं कर सकते, तो आप अवश्य कर जाएंगे। आज विश्व परिवार दिवस है। सभी लोगों को विश्व परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा दोस्त नहीं, इसलिए परिवार से बड़ा जीवन नहीं। फैमिली को ध्यान में रखें। इस वर्ल्ड फैमिली डे पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई जारी रखें।